18 मार्च 1978 पाकिस्तान के एक हाईकोर्ट का एक अजीब सा फैसला, जो इतना विवादास्पद रहा था कि बाद में पत्रकार, जानकार, इतिहासकार और लॉ के तटस्थ एक्सपर्ट्स इस फैसले को बनाना कोर्ट का फैसला या फिर मॉक ट्रायल कहने लगे। 5 जनवरी 1928 फज्र की नमाज के वक्त शहनवाज भुट्टो के घर में लड़का पैदा हुआ। लड़के का नाम रखा गया जुल्फिकार। मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली की तलवार के नाम पर सब जुल्फी पुकारते। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उनके पिता शहनवाज भुट्टो जूनागढ़ के राजा महबत खान रसूल अल खानजी के दीवान बन गए। सितंबर 1947 में जुल्फी बंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुए। नवंबर 1953 में पढ़ाई लिखाई खत्म करके पाकिस्तान पहुंचे, मगर तब भी वो भारत के ही नागरिक थे। 1957 में जब इस्कंदर मिर्जा ने जुल्फी को अपने कैबिनेट में लिया, उसके कुछ दिनों पहले तक जुल्फी ने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी थी। खैर, इसके बाद वो पॉलिटिक्स की सीढ़ियां चढ़ते रहे और अंत में प्रधानमंत्री बन गए। उनकी सरकार अपने शुरुआती दिनों में आवाम की सरकार थी। लोग उनको कायदे आवाम कहते। उनका नारा था रोटी, कपड़ा और मकान। पॉलिसी थी इस्लामिक समाजवाद। उनकी सरकार कृषि क्षेत्र में पैसा खर्च कर रही थी, मजदूरों के भी अधिकार बढ़ा रही थी। भुट्टो खुद जमींदार परिवार के थे, फिर भी उन्होंने वादा किया कि सामंतों की मुट्ठी से जमीनें लेकर के आम लोगों को बांटेंगे। अपने ऐसे ही फैसलों और वादों की वजह से भुट्टो आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। गरीबों, भूमिहीनों, मजदूरों, छात्रों और औरतों के बीच 14 अगस्त 1973 को भुट्टो ने पाकिस्तान को उसका नया संविधान दिया, वही संविधान जो आज भी वहां पर चल रहा है। धीरे धीरे भुट्टो में तानाशाह की झलकियां दिखाई देने लगी थी। विरोधियों की ना सुनना, कोई विरोध करे तो पूरे जोर शोर से उसे दबा देना, आलोचनाओं पर दुश्मनी निकालना। अब भुट्टो के सारे विरोधी उनके खिलाफ एकजुट होने लगे थे। पहले 9 विरोधी पार्टियां एकजुट हुई और उनके खिलाफ गठबंधन बनाया। नाम रखा गया पाकिस्तान नेशनल अलायंस, PNA। 7 मार्च 1977 को चुनाव हुए। नतीजा आया तो भुट्टो की पार्टी PPP यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली 155 सीटें। PNA को बस 36 सीटें ही हासिल हुई। विरोधियों ने इल्जाम लगाया कि चुनाव में धांधली हुई है। उन्होंने भुट्टो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। भुट्टो की तमाम कोशिशों के बावजूद उनके खिलाफ विरोध बढ़ता गया, यहाँ तक कि उनके पास अमेरिका का भी सपोर्ट नहीं था। अमेरिका को लगता वो भुट्टो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने खुद को इस्लामिक दिखाने की पूरी कोशिश की। शराब पर बैन लगा दिया, नाइट क्लब्स बंद करवा दिए, इतवार की जगह पर शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित कर दिया। मगर इन सब का असर नहीं हुआ। भुट्टो के खिलाफ विरोध बढ़ता गया। ये विरोध हिंसक भी हो चला। इसे दबाने के लिए भुट्टो ने एक चालाकी दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, ईरान और भारत तीनों मिलकर के पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मगर भुट्टो की ये तरकीब काम नहीं आई और एक दिन 4 और 5 जुलाई 1977 की दरमियानी रात को भुट्टो का तख्ता पलट हो गया। जिस जियाउल हक को भुट्टो ने अपना आर्मी चीफ बनाया था, उसने ही भुट्टो की गद्दी छीन ली। भुट्टो को जेल में भेज दिया गया। फिर आया 18 मार्च, साल था 1978। इस दिन लाहौर की हाई कोर्ट ने भुट्टो को अहमद रजा कसूरी की हत्या करवाने के प्रयास का और कसूरी के पिता की हत्या करवाने का दोषी पाया। उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। अहमद रजा कसूरी एक आदर्शवादी नजरिए के राजनेता थे। पहले भुट्टो के साथ ही थे, लेकिन बाद में धुर विरोधी हो गए थे। अहमद रजा ने यह भी दावा किया था भुट्टो दरअसल उन्हें ही मारना चाहते थे और उनके हत्या के 15 प्रयास किए जा चुके थे। हालांकि कई विदेशी पत्रकारों और इतिहासकारों का आज भी मानना है कि एक पूरा केस झूठ की बुनियाद पर खड़ा था और इसके बाद की अपीलें भी। भुट्टो को लगता था कि उन्हें फांसी की सजा का फरमान तो दिया जा सकता है, पर उन्हें फांसी देने की हिम्मत किसी में नहीं है। वो अंत तक यही मानते रहे, लेकिन उनकी उम्मीद से उलट 4 अप्रैल 1979 को रात के 2 बजे उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक आर्टिकल के अनुसार जब गार्ड आए तो वो गहरी नींद में थे। उन्होंने उनको उठने और फांसी के लिए चलने को कहा, लेकिन वो नहीं उठ पाए। फिर उन्हें स्ट्रेचर पर रखा गया। जो गार्ड उन्हें लेने गए थे उनमें जेल सुपरिटेंडेंट भी थे। उन्होंने उनसे कहा कि इस वक्त आपको खुद से उठ जाना चाहिए। उन्होंने अपना सिर थोड़ा सा उठाया, लेकिन वो फिर दोबारा सो गए। जब उन्हें फांसी के तख्त तक ले जाया गया तो जेल सुपरिटेंडेंट ने उनसे फिर कहा कि लोग आपको देख रहे हैं, आपको सिर उठाकर इसका सामना करना चाहिए। और इसके बाद उनके अंदर जुम्बिश हुई और वो उठ खड़े हुए, लेकिन वो सहारा लेकर ही खड़े हो सके। फांसी के कुछ समय बाद भुट्टो के शव को उनके गांव ले जाया गया और उनकी पैतृक जमीन में दफना दिया गया। इस दौरान वहां पर उनकी बेटी
बेनजीर भुट्टो और उनकी पत्नी बेगम नुसरत भुट्टो को वहां पर उपस्थित होने की इजाजत नहीं दी गई। कुछ सालों बाद बेनजीर भुट्टो भी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन उनका हश्र भी उनके पिता से कम बुरा नहीं हुआ था। उनकी भी हत्या कर दी गई। अंत में एक बात और, भुट्टो पर सच्चा मुसलमान ना होने का भी इल्जाम था। उनकी मां शादी के पहले तक हिंदू थी, नाचने गाने के पेशे से थी। विरोधी कहते कि भुट्टो में इस्लामिक तहजीब नहीं है, कि वो पक्के मुसलमान नहीं है। वो नमाज पढ़ते हैं या फिर नहीं, या फिर उन्हें नमाज पढ़नी आती भी नहीं है। इस बात पर भी लोग शक जताते थे। ये सब कितना जायज था, ये सब कितना ज्यादा था, इसे समझने के लिए हमें कर्नल रफीउद्दीन की किताब भुट्टो की आखिरी 323 दिन इसका एक हिस्सा जानना चाहिए। जब भुट्टो रावलपिंडी जेल में बंद थे, तब कर्नल रफीउद्दीन वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज थे। उन्होंने लिखा है, जब भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया तो खुफिया एजेंसीज ने एक फोटोग्राफर को भुट्टो की तस्वीर लेने भेजा। उसे ब्रीफ दिया गया कि वो भुट्टो के प्राइवेट पार्ट की तस्वीर खींच कर लाए। वो लोग देखना चाहते थे कि भुट्टो एक सच्चे मुसलमान थे या फिर नहीं। आप सोच रहे होंगे कि आज हम अचानक भुट्टो पर क्यों पहुंच गए, लेकिन ये कहानी आपके साथ साझा करने का मन किया तो हमने कर दिया। और आप भी ऐसे कहानियों की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।